ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में एएसआई से खुदाई से लेकर सर्वेक्षण का फैसला आना है। इससे पहले इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से शिवलिंग की पूजा अर्चना की इजाजत मांगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में आज मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में भी सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नो वर्क के चलते सुनवाई टाल दी गई और आज अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई होनी है, जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की याचिका पर सुनवाई 25 तारीख को होगी। और आज सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई होनी है। यह याचिका जमानत से जुड़ी शर्त को लेकर है। दरअसल आजम खान ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया था। आजम के मुताबिक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल हो रहा है और सारा काम रुका हुआ है। आजम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन तारों की घेराबंदी इस तरह से की गई है कि यूनिवर्सिटी में जाना ही संभव नहीं हो पा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा था, जिस पर आज सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट आज एक और अहम मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज तलाक हसन प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। गाजियाबाद की एक मुस्लिम महिला पत्रकार की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। पीड़ित मुस्लिम महिला ने समाज में तलाक की इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। साथ ही साथ अदालत से गुहार लगाई है कि एक तरफा तलाक की प्रथा को रोककर सबके लिए एक समान तलाक की प्रक्रिया तय करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। और महिला ने पति से तलाक का तीसरा नोटिस मिलने और फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल तलाक हसन के तहत पति अपनी पत्नी को एक बार तलाक बोलता है और फिर 1 महीना पूरा होने के बाद दूसरी बार तलाक बोलता है, फिर 1 महीने बाद तीसरी बार तलाक बोलता है। अगर इन 3 महीनों के दौरान पति पत्नी में सुलह नहीं होती है तो तलाक मान लिया जाता है। इसके बाद अगर दोनों फिर से निकाह करना चाहते हैं तो औरत को फिर से किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह करना जरूरी है, जो प्रथा हलाला के नाम से जानी जाती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में तलाक हसन प्रथा को लेकर सुनवाई होनी है। और उत्तर प्रदेश के ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए सीएम योगी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश को हासिल करने के लिए सीएम योगी विदेशों के दौरे पर रहेंगे। करीब 12 से ज्यादा देशों में सीएम योगी का दौरा होगा और वहां भव्य रोड शो भी करेंगे। जनवरी 2023 में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट से पहले विदेशों में सीएम योगी का दौरा संभव है। इसके साथ ही यूपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मंत्रियों का दल भी अलग अलग देशों में रोड शो आयोजित कर उत्तर प्रदेश की क्षमता और संभावनाओं से परिचय कराएगा। तो एक बड़ी मुहिम सरकार की तरफ से अब विदेशी इन्वेस्टमेंट को उत्तर प्रदेश में लाना है और इसके लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसी दौरान इसी को लेकर विदेश दौरे पर सीएम जाने वाले हैं। और एक बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 18 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। एसपी से डीआईजी बने अफसरों को तैनाती मिली है। सभाराज बने हैं डीआईजी एससीआरबी लखनऊ। स्वामी प्रसाद बने हैं डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ। सौमित्र यादव डीआईजी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 112 लखनऊ। दयानंद मिश्र बने हैं डीआईजी फूड सेल लखनऊ। तो कईयों के तबादले हुए हैं। एक बार फिर से बल्क में तबादले देखने को मिले हैं। 18 आईपीएस अफसरों के फेरबदल किए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल है जिसमें तबादले हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो पोस्ट मिला है, एसपी से डीआईजी बने अफसरों को तैनाती मिली है, जिसमें सभाराज बने हैं डीआईजी एससीआरबी लखनऊ। स्वामी प्रसाद बने हैं डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ। सौमित्र यादव को डीआईजी उत्तर प्रदेश 112 बनाया गया है, जबकि दयानंद मिश्र बने हैं डीआईजी फूड सेल लखनऊ।
तो 18 अफसरों के तबादले हुए हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, बल्क में तबादले हो रहे हैं और एक बार फिर से 18 आईपीएस। देखिए, ये 2007 बैच के सभी आईपीएस अफसर हैं जो एसपी से डीआईजी के पद पर प्रमोट हो चुके थे। तो बेसिकली इसमें यही किया गया है कि उन अफसरों को नई तैनाती दी गई है। कुछ अफसरों को वो जहां पर एसपी थे वहीं पर डीआईजी बना दिया गया है। तो वही कुछ अफसर जो काफी समय से एक जगह पर टिके हुए थे उनको हटाया गया। जैसे एंटी करप्शन में एसपी राजीव मल्होत्रा थे, उनको वहां से हटाकर डीआईजी पीटीएस उन्नाव बनाकर भेज दिया गया है। सौमित्र यादव यहाँ पर एसपी रेलवे हुआ करते थे, उनको हटाकर यूपी 112 का डीआईजी बना दिया गया है। बाकी इसको प्रमोशन के बाद हुआ ट्रांसफर और तैनाती की लिस्ट मानी जा सकती है। कोई बहुत बड़ा इसमें बदलाव नहीं है, कोई बहुत बड़े इसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन काफी समय से ये अफसर इंतजार कर रहे थे कि जब वो एसपी से डीआईजी बन चुके हैं तो उनके नाम में पद के आगे डीआईजी लिखा जाना जरूरी हो जाता है। तो अब ऑफिशियली वो डीआईजी बन चुके हैं। तमाम अफसर ऐसे हैं जिनको उसी पद पर तैनाती दी गई है। जैसे दयानंद मिश्रा है, एसपी फूड सेल थे, उनको वहीं पर डीआईजी फूड सेल बना दिया गया है। बाकी तमाम अफसर ऐसे हैं जिनको नई जगह दी गई है। जैसे तबाराज है, उनको एसपीआरबी जो स्टेट क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है उनको वहां पर दिया गया है। विनोद कुमार मिश्रा को राजीव मल्होत्रा की जगह डीआईजी एंटी करप्शन बना दिया गया है। बालेंद्र भूषण सिंह कानपुर में वो एसआईटी का काम देख रहे हैं। बिल्कुल, यानी ऋषभ, इसे प्रमोशन तबादले के तौर पर देखा जाए। बहुत दिन से ये मामला लटका हुआ था और जो एसपी थे उनको भी लगातार कह रहे थे कि डीआईजी रैंक क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसे प्रमोशन तबादले के तौर पर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल से जुड़े विवाद पर एसपी विधायक आजम खान से सवाल किया गया और इस सवाल के जवाब में गुस्सा करते हुए आजम खान ने कहा कि उन्होंने लुलु मॉल देखा है, ना उनको लुलु के बारे में कुछ पता है। अम्मा, हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। और आगरा से खबर है जहां पर एक कार कंपनी पर एक शख्स ने 1000 करोड़ का वाद दायर कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने न्यायालय में बताया कि कार में जो सेफ्टी फीचर्स बताए गए थे वो उसमें उपलब्ध नहीं है। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस क्रैश टेस्ट स्पीड को भी पूरा नहीं करती है। इस वजह से भारत के हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे पर चलने के लायक नहीं है। उपभोक्ता के वकील ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि कार से यात्रा के दौरान याचिकाकर्ता के परिवार को कोई हानि पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी की होगी। याचिकाकर्ता उपभोक्ता फोरम में जो वाद दायर किया है उसमें कंपनी के कार्यकारी अधिकारी यूई सुंग, कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ जे हू चांग समेत अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक कार कंपनी ने मुझे जो स्पोर्ट्स कार दी है वो हकीकत में नहीं है। मुझे केवल दस्तावेजों में स्पोर्ट्स कार का मॉडल दिया है, जबकि कार साधारण और पुराने मॉडल की है, जबकि मुझसे स्पोर्ट्स कार की कीमत वसूली गई है। कमियों को भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, एनआरएल हुंडई मोटर्स और यहाँ उपभोक्ता फोरम में 1000 करोड़ रुपए के क्लेम की याचिका यहाँ लगाई है माननीय उपभोक्ता फोरम आगरा ने, और जिसमें हमने पार्टी बनाया है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड को और एनआरएल हुंडई मोटर्स आगरा और यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। जिसमें जो हमें गाड़ी दी गई, हमारे याचिकाकर्ता को दी गई, उसमें दिया गया। जब हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला कि क्रश टेस्ट में ये केवल 2 स्टार रेटिंग है। 2 स्टार रेटिंग का मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट होती है वो 2 स्टार जो सुरक्षा रेटिंग करती है वो करती है 50 किलोमीटर और 56 किलोमीटर की स्पीड से। 56 किलोमीटर की स्पीड से ये 2 स्टार है, मतलब 40% सेफ है। गवर्नमेंट कहती है कि आप हाईवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाओ और